किशोर कुमार ने तो साफ मना कर दिया कि ये मेरे अंदाज का गाना है ही नहीं, पिच को बदल लो। आर डी बर्मन साहब ने कहा कि इस कंपोजिशन की खूबसूरती इसके पिच में ही है, क्योंकि आर डी बर्मन साहब को अपनी मखसूस आवाज़ का भी प्रदर्शन जो करना था। अब तो बस एक ही उपाय था, रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की तबीयत उन दिनों नासाज थी। जब आर डी बर्मन ने कंपोजिशन सुनाई तो रफ़ी साहब ने कहा कि इसकी पिच ज़रा हाई है, क्या मैं ऐसी उम्र और ऐसी तबीयत में वैसी अदायगी कर पाऊंगा जैसी तुम चाहते हो। आर डी ने कहा कि आखिरी उम्मीद भी आप हैं और उपाय भी आप। ये खूबसूरत समा ग्रेट लेजेंड्स की आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में। ये कहानी है फिल्म शान के उस गाने की जिसके बजते ही सुनने वालों के कदम थिरकने लगते हैं। जी हाँ, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। इस गीत को गाया था रफ़ी साहब और आर डी बर्मन ने, और फिल्म थी शान। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। शोले की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद जेपी सिप्पी साहब की ये दूसरी कामयाब तरीन फिल्म थी। 6 करोड़ की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने तकरीबन 13 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था। और ये बात है 1980 की, यानी कि आज के दौर में तकरीबन 1000 करोड़ का बिजनेस, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे जेपी सिप्पी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी। गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और आवाज़ें थीं रफ़ी साहब, आशा जी, किशोर कुमार जी, उषा उत्थप जी और आर डी बर्मन साहब की। इस फिल्म में 7 गाने थे, जिनमें 2 गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए थे। बस आज की रात है जिंदगी, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। मजहर खान, जिन्होंने बाद में जीनत अमान से शादी कर ली, उनकी खुशनसीबी कि अपनी पहली फिल्म में ही उन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ में नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ जैसे शानदार गीत को अदा करने का मौका है मेरा सबकी खबर रखता हूँ। गाने तो सभी अच्छे थे, लेकिन मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ वो है यम्मा 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 यम्मा। कब क्या हो जाए किसको खबर। जब इस गीत को आर डी बर्मन ने कंपोज किया था तो ये कंपोजिशन बहुत हाई पिच की थी। एक रात के मेहमान सब यहाँ। हमेशा की तरह आर डी बर्मन ने इस गाने को अपने फैमिली फ्रेंड और पहली पसंद किशोर कुमार जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड करना चाहा। दूसरी आवाज़ उन्होंने अपने लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशफहमी थी कि वो सिर्फ एक बेहतरीन कंपोज़र ही नहीं बल्कि बेहतरीन सिंगर भी हैं। हालांकि जब असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टरी के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब मिली, जिसमें महमूद साहब हीरो थे, तो इलाही तो सुन ले हमारी दुआ, इस नगमे के लिए रफ़ी साहब से ही गुजारिश करनी पड़ी थी। और ये गुजारिश भी उन्होंने अपने पिता श्री एस टी बर्मन साहब के जरिया करवाई थी। एस टी बर्मन साहब भी किशोर जी से बहुत करीब थे और उनकी ज़ाती पसंद भी थे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ और उनकी अदायगी एस टी बर्मन साहब की प्रोफेशनल मजबूरी थी। वगरना हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, और तू कहाँ ये बता, जैसे नगमे अब तक इमॉर्टल नहीं होते। फिल्म कारवां के गाने आर डी ने रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किए थे। यहाँ तक कि तीसरी मंजिल के गाने तो अब भी लोगों के दिलों में तरंग पैदा कर देते हैं।
उन गानों को आप ज़रा रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना तसव्वुर कीजिए। पर यह भी एक कड़वी हकीकत है कि जहाँ कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स की ज़ाती पसंद रफ़ी साहब थे, वहीं कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने महज मजबूरी में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनके गीतों को कामयाब करने का गुरु मंत्र है। पर रफ़ी साहब की आवाज़ अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर हमेशा ही सबकी ज़रूरत रही, ख्वाह वो चाहें या ना चाहें। ऐसा ही कुछ हाल इस गीत का भी हुआ। किशोर कुमार ने तो साफ मना कर दिया कि ये मेरे अंदाज का गाना है ही नहीं, पिच को बदल लो। आर.डी. बर्मन साहब ने कहा कि इस कंपोजिशन की खूबसूरती इसके पिच में ही है, क्योंकि आर.डी. बर्मन साहब को अपनी मखसूस आवाज़ का भी प्रदर्शन जो करना था। अब तो बस एक ही उपाय था, रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की तबीयत उन दिनों नासाज थी। जब आर.डी. बर्मन ने कंपोजिशन सुनाई तो रफ़ी साहब ने कहा कि इसकी पिच ज़रा हाई है, क्या मैं ऐसी उम्र और ऐसी तबीयत में वैसी अदायगी कर पाऊंगा जैसी तुम चाहते हो? आर.डी. ने कहा कि आखिरी उम्मीद भी आप हैं और उपाय भी आप, इनकार मत कीजिएगा। रफ़ी साहब तैयार तो हो गए, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन उनकी तबीयत ज़रा ढीली थी। पर रफ़ी साहब पे तो खुदा का ख़ास करम था। रिकॉर्डिंग हुई और ज़बरदस्त हुई। प्रोफेशनल सिंगर न होने की वजह से आर.डी. बर्मन को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थीं, लेकिन रफ़ी साहब ने बड़ी खूबसूरती से उन जगहों को संभाल लिया जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आई। रिकॉर्डिंग के कुछ दिनों के बाद आर.डी. बर्मन को लगा कि उनकी आवाज़ बहुत फीकी लग रही है, तो उन्होंने रफ़ी साहब को कॉल किया कि मैं इसे फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। रफ़ी साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तशफ़ी नहीं हुई तो फिर कर लेंगे। आर.डी. बर्मन ने कहा कि जी मैं अपनी अदायगी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो बोले कोई बात नहीं, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए कि वो दिन कभी नहीं आया। शोले जब बनी तो उसमें ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस गीत में गुंजाइश के बावजूद आर.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को महज इसलिए गीत में नहीं लिया कि किशोर जी की आवाज़ फीकी ना पड़ जाए। इस तरह के वाक़यात रफ़ी साहब की ज़िंदगी में भरे पड़े हैं, और इसकी एक मिसाल अनिल विश्वास भी हैं, जिन्हें रफ़ी साहब में गुलकारी नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो वक्त आया कि उन्हें भी अपने गीत के लिए रफ़ी साहब का दामन थामना पड़ा। बहरहाल फिल्म शान भी हिट हुई और उसके गाने भी, और रफ़ी साहब का गाया हुआ नाम अब्दुल है मेरा और यम्मा यम्मा दोनों ही नग़मे सुपरहिट हुए। रफ़ी साहब ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स की ज़हनियत भी जानते थे, उनकी पसंद भी जानते थे और उनकी मजबूरी भी, लेकिन ये उनकी शख्सियत की इंतहा थी कि उन्होंने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, और शायद इसीलिए वक्त ने हमेशा उन लोगों को रफ़ी साहब के सामने खड़ा कर दिया। पर रफ़ी साहब ने हमेशा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया, ख्वाह वो फिल्मी ज़रूरत हो या ज़ाती ज़रूरत। ऐसी हस्तियाँ हमारे लिए मशाल होती हैं ज़िंदगी के रास्तों के लिए। ये खूबसूरत समा यम्मा 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 यम्मा। कहना सिर्फ यह है कि इंसान अपनी दौलत से बड़ा नहीं होता, अपनी शोहरत से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने अखलाक से बड़ा होता है, अपनी मोहब्बत से बड़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और छोटी सी कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, सलाम और नमस्कार।